Hello friends, welcome to Life Prep. Today is lecture number 3 for the chapter Biotechnology Principles and Processes. ठीक है, सो आज थर्ड लेक्चर में हम सब देखने वाले हैं स्टेप्स इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो भी स्टेप्स होते हैं उनको हम लोग आज ब्रीफ करेंगे। लेकिन देखो एनसीईआरटी में तो 3 स्टेप दिया है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखेंगे व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेप्स जिसमें हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले याद करो आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, सो बेसिक क्या है, आरडीएनए मींस व्हाट, आरडीएनए मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या एक ही ऑर्गेनिज्म का डीएनए होगा या दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए होगा? दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए होगा। ठीक है, सो इट विल बेसिकली बी लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए में दो चीज होती है, सबसे पहले एलियन डीएनए और दूसरा क्या, ध्यान से सुनना, होस्ट डीएनए या फिर ऐसे बोलो क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, अब जो क्लोनिंग वेक्टर होता है वो होस्ट का ही होता है। ठीक है, जनरली जो क्लोनिंग वेक्टर होता है वो होस्ट का ही होता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी डीएनए है और ये भी डीएनए है। जनरली छोटा क्या होता है, एलियन डीएनए, और बड़ा क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर इन जनरल। ठीक है ना, सो ये भी डीएनए है, एलियन डीएनए इज आल्सो डीएनए एंड क्लोनिंग वेक्टर इज आल्सो डीएनए, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, पहला अंतर क्या है कि यस, एलियन डीएनए जो है ये विदाउट ओराई है, मतलब ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? ठीक है, और क्लोनिंग वेक्टर जो है ये विथ ओराई है, विथ ओराई है। ठीक है, और जनरली जो क्लोनिंग वेक्टर वाला डीएनए होता है वो जनरली नेचुरल नहीं होता है। ठीक है, सो ये जो क्लोनिंग वेक्टर है बड़े काम की चीज है। ये क्लोनिंग वेक्टर जो है ये इंजीनियर डीएनए है, मतलब इसको स्पेशली बनाया जाता है। ठीक है ना, सो इंजीनियर डीएनए है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ये डीएनए कंस्ट्रक्ट है, मतलब बनाया हुआ डीएनए। ठीक है, ठीक है, सो एक बार फिर से, आरडीएनए मींस व्हाट, आरडीएनए मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें दो डीएनए होगा, एक कौन सा, एलियन डीएनए जो कि डिजायर्ड जीन वाला है, अरे इसको क्या बोले थे, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड जीन। और दूसरा क्या, क्लोनिंग वेक्टर, इसको आप होस्ट डीएनए भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके पास ओराई होता है, इसके पास ओराई नहीं होता, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, लेकिन ये अगर इसके साथ जुड़ जाए तो ये रेप्लिकेट कर सकता है। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास ओराई होता है। ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ओराई किसका वाला होता है, एलियन डीएनए वाला या क्लोनिंग वेक्टर वाला, क्लोनिंग वेक्टर वाला। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास ओराई होता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन रेप्लिकेट, लेकिन कहां, ये भी मैंने बताया था, कहां रेप्लिकेट करेगा, इन विट्रो या फिर होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। सो कैन रेप्लिकेट इन होस्ट सेल। ठीक है, शुरू करने से पहले एक लास्ट पॉइंट पूछ रहा हूं कि आरडीएनए बनता कहां है, सेल के बाहर, इन विट्रो, लेकिन रेप्लिकेट कहां होता है, सेल के अंदर। ये सब छोटे मोटे डिटेल्स है विच यू शुड फॉलो। ठीक है, सो कोई बात नहीं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी को दूसरे शब्दों में जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जीन्स की इंजीनियरिंग है, डीएनए की इंजीनियरिंग है। सो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ऑब्वियसली जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड फंगस, एनिमल, बैक्टीरिया, माइक्रोब। ठीक है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, जो ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनेगा, आरडीएनए से बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीएमओ। क्या बोलेंगे, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड organisms are those organisms which have genetically modified DNA। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है, सो कोई बात नहीं, ये सब बहुत सारे रिलेटेड वर्ड है, ये मैं एक समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, नाउ अभी यहां देखो कि यहाँ पे एक बहुत सिंपल अप्रोच है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, सो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और उसके बाद एक बार इसको एक्सपैंड करके और जो पॉसिबिलिटी स्टेप्स की है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप देखो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन
तो कितने स्टेप दिए एनसीईआरटी में? 3 बेसिक स्टेप्स, ठीक है। इसमें और भी स्टेप्स हो सकते हैं, बट फंडामेंटली यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू 3 बेसिक स्टेप्स। 3 काम तो करने ही करने, बाकी जैसे भी करो, लेकिन 3 काम तो करने ही करने, ठीक है। सो पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन्स। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज हो रहा था? एलियन डीएनए, ठीक है ना, फॉरेन डीएनए, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप अपने भाई बहन में छोटे हो तो हो सकता है आप कूड़े पर से मिले, ठीक है। सो तो ये डिजायरेबल जीन कहाँ मिलेगा? कूड़े पे मिलेगा क्या? कचरे पे मिलेगा? ये भी तो किसी सेल के अंदर मिलेगा ना, ठीक है ना। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन फ्रॉम सोर्स सेल या सोर्स ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं अपना इंसुलिन जीन डोनेट कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे बॉडी मतलब आई एम द सोर्स ऑर्गेनिज्म। सोर्स सेल कौन सा होगा? दिमाग का सेल। दिमाग के सेल में तो इंसुलिन जीन एक्टिव नहीं है। कहाँ इंसुलिन का जीन एक्टिव है? पैंक्रियाज के आइलेट्स के बीटा सेल, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा, अब वो जीन को कहाँ इंट्रोड्यूस करना है? दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सो अब बहुत ध्यान से देखना कि इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए मतलब यही वाला, अरे है ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन इनटू होस्ट। लेकिन इन जनरल इसमें किसका यूज करते हैं? क्लोनिंग वेक्टर का यूज करते हैं, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बिना क्लोनिंग वेक्टर के डायरेक्ट होस्ट क्रोमोसोम में आप डीएनए इंसर्ट कर पा रहे हो तो भी तो गोल सक्सेस हो गया ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? सो यहाँ पे जनरली किसका यूज होता है? क्लोनिंग वेक्टर का, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि ये बेसिक स्टेप है। और भी किसी तरीके से अगर ये पॉसिबल है तो करो, बट इन जनरल स्टेप क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर। सो अभी इसको एक्सपेंड करके मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं एनसीईआरटी वाला स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। सो ये जो जीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, इस जीन को, ठीक है, क्या लिखा है? इंट्रोड्यूस करना है, मतलब ले जाना है किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट सेल कौन होता है? सो होस्ट सेल वो होता है जो बाहर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या बाहर से डिजायर्ड डीएनए को अपने क्रोमोसोम में ले लेगा, और अपने क्रोमोसोम में ले लेगा तो जैसे जैसे होस्ट सेल का क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा वैसे वैसे वो डिजायर्ड डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। कॉमन सेंस आप याद रखो कि ये जो डिजायरेबल जीन या डिजायरेबल जीन्स है, ये रेप्लिकेट तो नहीं कर सकता जब तक ये किसी क्लोनिंग वेक्टर के साथ ना जुड़ा हो या फिर होस्ट सेल के क्रोमोसोम के साथ ना जुड़ा हो। जनरली प्रीफर किसको करते हैं? क्लोनिंग वेक्टर को, प्लाज्मिड को, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वाले को, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि क्लोनिंग वेक्टर का ही यूज करेंगे। अगर क्रोमोसोम में, होस्ट के क्रोमोसोम में जाके एक्सप्रेस हो रहा है तो वो भी तो ठीक है ना। मेन गोल क्या है? ये डिजायरेबल जीन एक्सप्रेस होना चाहिए, क्योंकि डिजायरेबल जीन से क्या बनेगा? डिजायरेबल प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। मेरे अंदर मेरा सेल मेरे इंसुलिन जीन से इंसुलिन बना रहा है तो वो इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट नहीं है, तो वो नेचुरल इंसुलिन है। लेकिन अगर अपने बॉडी का इंसुलिन जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके उसकी क्रोमोसोम से मिल गया, तब तो वो जीन प्लस क्रोमोसोम या फिर क्लोनिंग वेक्टर क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे। बट सेम प्रोटीन फ्रॉम सेम डीएनए एक्सप्रेस्ड इन सोर्स ऑर्गेनिज्म सेल, तब उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो प्लेस की बहुत वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलो ये होस्ट के अंदर क्या आ गया है? अरे इंट्रोड्यूस मतलब आ गया है ना। क्या आ गया है? डिजायरेबल जीन आ गया है। कैसे आ गया है बाद में बात करें, आ गया है। अब ये होस्ट के अंदर वो डिजायरेबल जीन क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस। लाके शांत बैठने के लिए आया है क्या? एक्सप्रेस होने के लिए आया है ना, साइलेंट होने के लिए आया है क्या? नहीं ना। सो अब क्या है कि वो जो होस्ट सेल में जब ये आ जाएगा, क्या डिजायर्ड जीन, तो उसको क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस होना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना चाहिए, बनाना चाहिए ना, ठीक है।
सो वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जब बनाएगा तो प्रोटीन को मतलब प्योरीफाई करना, जो भी प्रोडक्ट है उसको प्योरीफाई करना, उसको मेंटेन करना, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या लिखा है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। मतलब कि जो डीएनए होस्ट में आया है वो डीएनए होस्ट में रहे, और होस्ट जैसे जैसे रेप्लिकेट करे वैसे वैसे वो डीएनए भी क्या करे, रेप्लिकेट करे, ठीक है। और उसका जो भी सर्विस है या उसका जो भी प्रोडक्ट है वो मिलता रहे, ठीक है। अब देखो इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिख दे देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है। अब इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम है, इस प्लांट की क्या है, प्रोडक्टिविटी कम है। अरे कोई झाड़ है और वो झाड़ में प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या लाया, एक पी जीन लाया, कहां से, इसके पास तो प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन कहीं दूसरे से क्या लाया, पी जीन लाया, लाया ना, अज्यूम कर रहे ना। जब ये पी जीन इस प्लांट में लग गया तो ये प्लांट अब जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना, ठीक है। और उसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी जो कम थी, वो इसकी प्रोडक्टिविटी जो कम थी वो क्या हो गई, अरे पी जीन लगने से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना, ठीक है। सो इस प्लांट का जीनोम ऑल्टर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सो तीन बेसिक स्टेप क्या है, नंबर 1 जो डिजायरेबल जीन है पता कर, नंबर 2 वो डिजायरेबल जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ले जाओ। और याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डिजायरेबल जीन चला भी गया तो भी वो किसी काम का नहीं है जब तक वो किसी क्लोनिंग वेक्टर के साथ ना जुड़ा हो, या तो वो किसी होस्ट के क्रोमोसोम के साथ ना जुड़ा हो, ठीक है। अदरवाइज तो वो फेल टू रेप्लिकेट है ना, वो तो एमबीआई में ही पढ़ लिया, पीस ऑफ डीएनए विदाउट ओराई फेल टू रेप्लिकेट, ठीक है। और जैसे जैसे होस्ट सेल रेप्लिकेट करेगा वैसे वैसे डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है वो देगा, ठीक है ना। सो अब बताओ, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू होस्ट। अब ये होस्ट जिसके अंदर इंट्रोड्यूस डीएनए है, ये कौन सा होस्ट है, नॉर्मल होस्ट है या रिकॉम्बिनेंट होस्ट है, रिकॉम्बिनेंट होस्ट है, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट होस्ट के अंदर जो जीन है वो मल्टीप्लाई करेगा, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, या जो भी फिनोटाइप का चेंज है वो होस्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसमें क्या क्या हो सकता है, कोई प्रोडक्ट मिल सकता है, कोई सर्विस मिल सकती है, किससे, रिकॉम्बिनेंट होस्ट से। और लास्ट में क्या हो सकता है कि होस्ट का फिनोटाइप में चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी प्रोडक्टिविटी कम थी तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक होता है विटामिन ए एनरिच्ड राइस, ठीक है, नाम सुना होगा गोल्डन राइस, ठीक है ना। तो जीएमओ है, पहले उसके अंदर विटामिन ए कम था, लेकिन जब उसके अंदर विटामिन ए बनाने वाला जीन लाया गया, या जो भी नेसेसरी मेटाबॉलिक चेंजेस थे उसको करने वाला जीन लाया गया, तो उससे विटामिन ए उसमें ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो उसका फिनोटाइप चेंज हो गया। तो ऑब्वियसली आप ऐसे बोल सकते हो कि फिनोटाइप का चेंज करना भी तो आरडीएनए बनाने वाले का ही काम है, ठीक है। सो चाहे कोई प्रोडक्ट दे, अब प्रोडक्ट का तो बहुत सारा आप एग्जांपल दे सकते हो, डीएनए वैक्सीन, ठीक है ना, स्टफ लाइक दैट, ठीक है, इंसुलिन दे, या तो कोई सर्विसेज दे, जैसे मैंने एग्जांपल बोला सीडोमोनास पुटीडा, ठीक है, बताया ना पहले, ठीक है, ऑयल स्पिल्स। और या तो उसके फिनोटाइप में कुछ चेंज हो जाए, फॉर वर्स या फॉर बेटर, फॉर बेटर। जैसे बासमती जो गोल्डन राइस है उसमें क्या बढ़ गया, विटामिन ए बढ़ गया, ठीक है, तो उसके फिनोटाइप का चेंज है, ठीक है। सो व्हाट आर 3 स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स जो होना ही होना है। नंबर 1 जी, हाँ देखो ये 3 वर्ड है ना, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, मेंटेनेंस, ये 3 वर्ड है ना, ये होना ही होना है। जो जीन काम का है किसी भी पर्पज से उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नंबर 2 उस डिजायरेबल जीन को कहां इंट्रोड्यूस करना है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ठीक है। और नंबर 3 वो होस्ट ऑर्गेनिज्म का जब डीएनए मॉडिफाई हो गया तो रिकॉम्बिनेंट होस्ट को क्या करना है, मेंटेन करना है। ये 3 काम करने हैं, ठीक है। अब माइक्रोब्स के रिस्पेक्ट में मैं एग्जांपल दे करके समझाने जा रहा हूं, स्टेप्स इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी विथ एम्फेसिस ऑन माइक्रोब्स, ठीक है। सो यहां पे मैं एग्जांपल लिख के पूरा समझाने जा रहा हूं, ठीक है। सो इस लेक्चर में कुछ नहीं करना है, इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में देखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो लेट अस राइट डाउन डिटेल्ड
steps in rDNA टेक्नोलॉजी है, ठीक है। पहला स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? अरे यहीं से देखो ना, आइडेंटिफिकेशन। अब मैं इसको याद करने को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, इसको लॉजिकली सोचते हैं ना, ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। सो नंबर 1, पहला स्टेप क्या है? अरे जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए, जिस जो जीन काम का है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? सिलेक्शन ऑफ सोर्स या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके 50 नाम आप दो, लेकिन मेन काम क्या है? डिजायरेबल जो जीन है उसको सेलेक्ट करना, और किस सोर्स से नहीं किस सोर्स से वो आ रहा है उसको भी पहले से प्री डिटरमाइन करना। तो पहले तो क्या हो गया? सिलेक्शन ऑफ सोर्स, नॉट होर्स, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ सोर्स स्लैश जीन ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड नंबर पे क्या है? बोलो ना भाई। अब इस जीन को क्या करना पड़ेगा? पहले निकालोगे ना सेल से बाहर, एंड देन यू कैन थिंक अबाउट इंट्रोडक्शन ना। सो क्या बोलेगा? आइसोलेशन ऑफ क्या? आइसोलेशन ऑफ क्या? यही हाँ, एक ही नाम पकड़ते हैं ना, बार बार बदलेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। आइसोलेशन ऑफ जीन या फिर जीन्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सोर्स सेल, ठीक है। नंबर 3, अब ये जीन आ गया है, और याद रखना जीन कहाँ है? सेल के अंदर या सेल के बाहर? सेल के बाहर है, इन विट्रो है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्या करना पड़ेगा? अब सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे। प्लाज्मिड यूज करेंगे, रेट्रोवायरस यूज करेंगे, बीएससी यूज करेंगे, वाईएस क्या यूज करेंगे भाई? तो जो क्लोनिंग वेक्टर है उसकी चॉइस किस पे डिपेंड करती है? होस्ट पे, क्योंकि अगर वो प्लाज्मिड है तो बैक्टीरियल सेल में ही रेप्लिकेट करेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? क्या लिख रहा हूं मैं? सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर एंड होस्ट, दोनों सेम टाइम पे सेलेक्ट होना चाहिए ना। कौन सा क्लोनिंग वेक्टर? डिपेंड्स अपॉन कौन सा होस्ट, ठीक है ना, कॉमन सेंस, ठीक है ना। तो सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर एंड होस्ट, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा? क्लोनिंग वेक्टर को और इसको क्या नाम है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, दोनों को क्या करना पड़ेगा? लाइगेट, मतलब दोनों को जोड़ना, मतलब क्या करना? क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर। अगर प्लाज्मिड है तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये भी कहां होगा? इन विट्रो, ठीक है ना। सो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप क्या है? क्रिएशन ऑफ rDNA, दैट इज कैसा क्लोनिंग वेक्टर? रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर। अब ये क्लोनिंग वेक्टर कहां है? सेल में नहीं है, इन विट्रो है। तो क्रिएशन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला क्लोनिंग वेक्टर कहां करना है? सेल के बाहर, ठीक है। सो क्रिएशन ऑफ rDNA इज इन विट्रो, ठीक है। अब उसके बाद चलो बन गया rDNA, ठीक है, मतलब क्लोनिंग वेक्टर में डिजायर्ड जीन लग गया। ये गारंटी है या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलो इसके बारे में बात में करूंगा, गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो गारंटी होना चाहिए ना, ठीक है। चलो नंबर 5, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, वेरी गुड, लेकिन इसको कहां जाना जरूरी है? सेल के अंदर। सेल के अंदर बाहर से डीएनए आता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल विथ क्या?
रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये आरडीएनए। अगर क्लोनिंग वेक्टर है तो रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है ना। अब बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द सेल, है कि नहीं है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, इसका मतलब बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। वेरी गुड, ठीक है। वंस अगेन, ये डीएनए चला गया या नहीं गया, ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो डीएनए गया कि नहीं गया। क्या ये गारंटी है या ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, दो पॉसिबिलिटीज कहां मिली। पहली पॉसिबिलिटी मिली रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनने में, तो यहां पे भी गारंटी नहीं है कि बन जाएगा, ठीक है, चांस है कि बन जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी कहां मिली कि सेल के अंदर जाएगा, ये इसकी भी गारंटी नहीं है, इसकी भी क्या है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, अब क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन। क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन, कि किसमें डीएनए गया है और किसमें डीएनए नहीं गया है। तो क्या लिख रहा है टीचर, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट वो होस्ट सेल होगा जिसमें डीएनए गया, कॉमन सेंस, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम अगेंस्ट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। अभी आप समझ रहे हो ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, आप समझ रहे हो कि किसमें डीएनए गया वर्सेस किसमें डीएनए नहीं गया। अरे जिसमें डीएनए गया उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसमें डीएनए ही नहीं गया वो अनट्रांसफॉर्मेंट है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेंट इज दैट होस्ट सेल विच टेक्स डीएनए एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इज दैट होस्ट सेल विच फेल्स टू टेक दैट डीएनए, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन, सिलेक्शन ऑफ recombinants from non-recombinants, selection of recombinants from non-recombinants, selection of recombinants from non-recombinants, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने जैसे बताया पॉसिबिलिटी एक जगह नहीं है, पॉसिबिलिटी दो जगह है। पहली पॉसिबिलिटी यहां पे थी, तो मैं लिख रहा हूं पॉसिबिलिटी 1, और दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे थी पॉसिबिलिटी 2। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि कौन सी पॉसिबिलिटी को 6th स्टेप में चेक कर रहे हैं, 6th स्टेप में। सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी को कौन से स्टेप में चेक कर रहे हैं, 6th स्टेप में। अरे कॉमन सेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल विथ आरडीएनए, क्या डीएनए गया या नहीं गया, इसी को तो चेक कर रहे हैं ना। ट्रांसफॉर्मेंट में डीएनए गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डीएनए नहीं गया। लेकिन आप एक बात बताओ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के क्रिएशन में भी तो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब कि मीडियम में दो तरह के क्लोनिंग वेक्टर्स होंगे। पहला जिसमें डीएनए, एलियन डीएनए, डिजायर डीएनए गया, वो कौन सा, रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर। और दूसरा जिसमें रिकॉम्बिनेंट, जिसमें डिजायर डीएनए नहीं गया, उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, वो जैसा ओरिजिनल क्लोनिंग वेक्टर था वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये हम लोग फिगर बना के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप ऐसे अभी याद रखो। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि क्रिएशन ऑफ आर डीएनए में भी पॉसिबिलिटी है कि आर डीएनए बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आर डीएनए वाला प्लाज्मिड या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड अगर सेल में गया है, तब उसको क्या बोलेंगे, कौन सा सेल, रिकॉम्बिनेंट सेल। और अगर आर डीएनए वाला नहीं, मतलब नॉर्मल वाला प्लाज्मिड गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेंट वो सेल है, रिकॉम्बिनेंट क्या है, वो सेल है जिसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो मैं यहां लिख रहा हूं कंटेन्स आरडीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा सेल है,
जिसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड? नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मतलब क्या? अल्टर्ड या अनचेंज्ड? अनचेंज्ड क्लोनिंग वेक्टर, मतलब उसके अंदर इंसर्ट है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों के लिए ना आगे के लेक्चर्स आने वाले हैं, तो ये 2 पॉइंट सबको समझ में आ गया, ये मैं नहीं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या लिखा है, स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, थोड़ा डिटेल में हर स्टेप को लिख रहा हूं। ठीक है, चलो पहला स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंसुलिन जीन। वाह, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा क्या, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सोर्स सेल। तो जीन तो सेल में है ना, सेल से बाहर निकालो क्या, जीन को। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीजें होंगी, इसको आइसोलेशन ऑफ डीएनए का एक पूरा अपने पास वो है, हेडिंग है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए हेडिंग है ना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर एंड होस्ट। सो कौन सा डीएनए, कौन सा डिजायर्ड जीन, कौन से क्लोनिंग वेक्टर में, कौन से होस्ट में यूज करना है, वो सब पहले से प्लान होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिजायर्ड डीएनए है, क्लोनिंग वेक्टर, आगे की प्लानिंग राम भरोसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ ऐसा होना चाहिए, पहले से प्लान होना चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर एंड होस्ट एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये पहले से प्लान होना चाहिए कि आगे कौन सा क्लोनिंग वेक्टर यूज करने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर जीन प्रोकैरियोटिक जीन है तो वो जीन कैसा होता है, नॉन स्प्लिट, तो उसका क्लोनिंग वेक्टर भी कैसा होना चाहिए, नॉन स्प्लिट। ठीक है ना, समझ रहे हो आप, मतलब एक्सप्रेस होगा तभी ना, मतलब प्रोकैरियोट का जीन है तो वेरी लाइकली प्रोकैरियोट में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, यूकैरियोट का जीन है तो उसको आपको मालूम है स्प्लाइसिंग होनी जरूरी होती है, पढ़ा ना हम लोगों ने, एचएनआरएनए की स्प्लाइसिंग मॉडिफिकेशन, तो वो सब प्रोकैरियोट में तो नहीं होगा। सो वो सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। एकदम सिंपल करके बता रहा हूं, सबसे पहले सेलेक्ट करो कौन सा जीन चाहिए, ये तो सिलेक्ट कर लिया ना, अब उसके बाद वो जीन को, जीन कहाँ है, कूड़े पे है, कचरे पे है या सेल में, सेल में, सेल से उस जीन को बाहर निकाला, वेरी गुड। बाहर निकालने के बाद अब उस जीन को कहाँ ले जाना है, किसी होस्ट सेल में ले जाना है ना। अब नॉर्मली होस्ट सेल में डायरेक्टली नहीं फेंक देंगे, क्योंकि होस्ट सेल में अगर वो गया और होस्ट सेल के क्रोमोसोम से नहीं लगा तो वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो उस डीएनए को, डिजायर्ड जीन को पहले किससे लगाते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। क्यों लगाते हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं फेंक देते, क्योंकि डायरेक्टली फेंकेंगे तो होस्ट सेल के अंदर फेल टू रेप्लिकेट। लेकिन ये जो डिजायर्ड डीएनए है इसको किसके साथ जोड़ेंगे, क्लोनिंग वेक्टर के साथ। क्लोनिंग वेक्टर भी डीएनए है लेकिन डीएनए विथ ओराई है, और जैसा होस्ट वैसा ही क्लोनिंग वेक्टर होता है। ये बात हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ आरडीएनए। आरडीएनए म्हणजे काय, होस्ट का जो क्लोनिंग वेक्टर है होस्ट स्पेसिफिक, उसमें क्या जोड़ना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो कट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियस। जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, लाइगेज। ये सब एंजाइम्स भी टूल्स वाले हेडिंग में आगे आएगा, आई थिंक नेक्स्ट हेडिंग में आएगा। ठीक है ना, तो चलो नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि क्रिएशन ऑफ आरडीएनए, मतलब डिजायर्ड जीन को क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, आरडीएनए बनाएंगे, कहां बनाएंगे, सेल के बाहर, इनविट्रो, बन गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन ये बनना गारंटी है या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 2 तरह के क्लोनिंग वेक्टर होंगे। पहला वाला कौन सा होगा, कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा, जिसके अंदर बाहर से आया हुआ डीएनए नहीं है। तो ये कैसा क्लोनिंग वेक्टर है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर। और दूसरा कौन सा क्लोनिंग वेक्टर, जिसके अंदर बाहर से आया हुआ डीएनए आहे, लगा है, देखो ना ये पीला पांडरा है। ठीक है ना, सो ये वाला जो है इसको हम लोग कौन सा प्लाज्मिड बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। आप ये बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कि ये कौन सा बनाना गोल है, ये वाला बनाना गोल है, गोल तो दोनों है। ठीक है, लेकिन करना क्या चाहते हो, ये वाला बनाना चाहते हो, ये वाला, ये तो पहले से है ना। तो आखिरकार कौन सा वाला डीएनए बनाना गोल है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना ही तो एम है ना। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, जैसा आप देख रहे हो, ये वाला भी बनेगा और ये भी तो रहेगा ना।
मैजिक है क्या कि सारे प्लाज्मेट रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे? ये कोई मैजिक नहीं है। तो इन मीडियम में ये वाला भी रहेगा और ये वाला भी रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट, रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है ना। अब गोल क्या है? कौन सा वाला होस्ट के अंदर जाए? रिकॉम्बिनेंट वाला जाए। लेकिन ये भी तो जा सकता है ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर ये वाला भी नहीं गया, ये वाला भी नहीं गया, कोई वाला क्लोनिंग वेक्टर अंदर नहीं गया, तब उसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी गया, बाहर का डीएनए सेल में गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ये वाला गया तो क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट। और अगर ये वाला गया तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इन जनरल ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर के दो पॉपुलेशन कौन है? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब ध्यान सुनो, डीएनए ही नहीं गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। डीएनए गया तो ट्रांसफॉर्मेंट। अब सवाल है कौन सा वाला डीएनए गया? अगर रिकॉम्बिनेंट वाला गया तो रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर ये वाला डीएनए गया जो जिसके अंदर डिजायर्ड जीन नहीं है, तो वो ट्रांसफॉर्मेंट तो है मगर रिकॉम्बिनेंट नहीं है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऑल रिकॉम्बिनेंट्स आर ट्रांसफॉर्मेंट्स बट ऑल ट्रांसफॉर्मेंट्स आर नॉट रिकॉम्बिनेंट। ये सब आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। सो कोई बात नहीं। अब हम लोग देखो, सबसे पहले तो किसको सेलेक्ट कर लिया? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को। फिर किसको सेलेक्ट कर लिया? रिकॉम्बिनेंट को, क्योंकि काम का तो रिकॉम्बिनेंट है ना, काम का तो रिकॉम्बिनेंट है ना। अब इस रिकॉम्बिनेंट वाले को सेलेक्ट कर चुके हैं, मतलब प्रोक्योर कर चुके, अपने पास है, तो अब इसका क्या करेंगे? कल्चर। ठीक है। सो नेक्स्ट, स्मॉल स्केल पे कि लार्ज स्केल पे? लार्ज स्केल पे, तभी तो पैसा कमा पाए। छोटे स्केल पे कहाँ पैसा? छोटी दुकान में पैसा है या बड़ी दुकान में पैसा? बड़ी दुकान। तो क्या लिखेगा टीचर? लार्ज स्केल कल्चर ऑफ क्या? नॉन रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेंट्स? रिकॉम्बिनेंट्स। लार्ज स्केल कल्चर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। अब जनरली इसमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर्स। ठीक है ना। एक और स्टेप लिख लेते हैं। चलो, रिकॉम्बिनेंट कल्चर हो रहा है। अब रिकॉम्बिनेंट कल्चर से तुमको क्या ऑब्टेन करना है? डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करना है, वो तो बहुत पहले ही कर लिया था। जीन ऑब्टेन करना है या डिजायर्ड प्रोटीन या डिजायर्ड केमिकल ऑब्टेन करना है? डिजायर्ड प्रोटीन या डिजायर्ड केमिकल ऑब्टेन करना है ना। अरे रिकॉम्बिनेंट तो सेल है ना, ऑर्गेनिज्म है ना। लेकिन अपने को क्या चाहिए? ऑर्गेनिज्म चाहिए या ऑर्गेनिज्म से बनने वाला प्रोडक्ट चाहिए? जीन से बनने वाला प्रोडक्ट चाहिए ना। ठीक है। सो क्या लिखेंगे? ऑब्टेनिंग डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब ये डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई मेटाबोलाइट हो सकता है, या फिर प्रोटीन हो सकता है। तो प्रोटीन हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? कैसा प्रोटीन? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। किससे? फ्रॉम कौन सा होस्ट? मैंने नाम बताया था पहले, हेट्रोलॉगस होस्ट। तो हेट्रोलॉगस होस्ट जो है वो रिकॉम्बिनेंट ही तो है ना, रिकॉम्बिनेंट होस्ट ही तो है ना। ठीक है। अब लास्ट में इस सब चीजों को क्या करना पड़ता है? प्यूरिफाई। ठीक है ना। कंटामिनेशन फ्री। ठीक है ना। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव जोड़ना पड़ेगा। तो उन सब चीजों को क्या बोलेंगे? मतलब मार्केट रेडी करने की जो चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो लास्ट में क्या लिख रहा है टीचर? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होगी? सबसे पहले तो स्टेराइल कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है ना। प्रिजर्वेटिव ऐड करना है तो प्रिजर्वेटिव होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव क्यों ऐड करते हैं? शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, एटसेट्रा। मतलब मार्केट रेडी करने वाली चीजों को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है। अब देखो, अब ये तो यहाँ पे है
अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा स्टेप है जो सबसे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आई गेस मोर और लेस समझ में आ रहा है स्टेप, लेकिन इसमें और भी एक दो पॉइंट्स हैं जो ऐड किए जा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज बिना क्लोनिंग वेक्टर के भी बढ़ाई जा सकती है। सो हाउ विल यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन विदाउट क्लोनिंग वेक्टर? तो उस केस के लिए क्या है, पीसीआर। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक दो साइड नोट्स भी हैं, देयर आर फ्यू साइड नोट्स जो इसके पैरेलल जरूरी है समझना। तो पहला साइड नोट क्या है, रुपया पैसा डॉलर नोट। नोट बहुत काम का है, उसी को कमाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, उसी के लिए मैं पढ़ा भी रहा हूं। ठीक है, सो पहला नोट क्या है, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ, ये सब इसमें तो कुछ नहीं है। अरे सेलेक्ट करने में क्या, नोट सेलेक्ट हो गया। अभी आइसोलेशन ऑफ जीन मतलब इसमें कौन से एंजाइम लेंगे बता दो आप जरा सा। सेल से डीएनए आइसोलेट करने में बहुत से एंजाइम्स लगते हैं। ठीक है, अरे सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, सो इसको आप आगे के लेक्चर्स के लिए याद रखना। ठीक है ना, सो डीएनए आइसोलेशन में भी क्या लगते हैं, एंजाइम्स। सारे साइड नोट में लिख दे रहा हूं, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं। ठीक है, तो डीएनए आइसोलेशन में भी क्या लगते हैं, एंजाइम्स। अगर प्लांट सेल से डीएनए निकाल रहे हैं तो प्लांट सेल का सेलुलोज का सेल वॉल डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या लगेगा, सेलुलेज। ठीक है, डीएनए आरएनए प्रोटीन के साथ क्रोमेटिन में होता है, तो डीएनए चाहिए ना, आरएनए नहीं चाहिए ना। आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए क्या लगेगा, आरएनएस। प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए के साथ है यूकैरियोट में, उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या लगेगा, प्रोटीएज। अगर जीन फंजाई के सेल से निकाल रहा है तो उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए क्या लगेगा, चिटिनेज या काइटिनेज। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल से अगर डीएनए निकाल रहे हैं तो उसके लिए कोई, एनिमल सेल में तो कोई सेल वॉल नहीं है, तो कोई सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं लगेगा। हाँ, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम लगेगा, लेकिन सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सो कोई बात नहीं। डीएनए आइसोलेशन में भी क्या लगते हैं, एंजाइम। इट इज एंजाइमेटिक प्रोसेस, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर एंड होस्ट। इसमें कोई साइड नोट नहीं है। हाँ, क्लोनिंग वेक्टर होस्ट स्पेसिफिक होता है, ये बात भी सबको मालूम होना चाहिए। सो जो क्लोनिंग वेक्टर उसी के हिसाब से उसका होस्ट होता है। ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ आरडीएनए। ये आरडीएनए के क्रिएशन में कौन से एंजाइम्स लगते हैं, तो डीएनए कट करने और डीएनए जोड़ने के लिए दो एंजाइम्स लगते हैं। तो पहला एंजाइम कौन सा है, कटिंग एंजाइम कौन सा है, एंडोन्यूक्लियेसेस या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और दूसरा कौन सा है, ज्वाइनिंग एंजाइम कौन सा है, डीएनए लाइगेसेस, ये ज्वाइनिंग एंजाइम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को बिना क्लोनिंग वेक्टर के भी एम्पलीफाई किया जा सकता है, उस केस में कौन सा स्टेप यूज होता है, पीसीआर। ठीक है, तो यहां पे आप एक साइड नोट लिख लो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड मजे का है, उसकी कॉपीज बना। क्लोनिंग वेक्टर भी तो होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करके एलियन डीएनए की कॉपी बना रहा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बना रहा है। ठीक है, लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बनाने का एक तरीका और है, एक स्टाइल और है। वो क्या है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी एम्पलीफाइड यूजिंग पीसीआर। पीसीआर में जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस होगा या कॉपी होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, कॉपी होगा। ठीक है ना, सो ये एक तरह का जीन क्लोनिंग है। ये क्या है, जीन क्लोनिंग है। सो आप मुझे एक बात बताओ, पीसीआर जीन एक्सप्रेशन के लिए है या जीन क्लोनिंग के लिए, जीन क्लोनिंग के। पीसीआर कैन बी यूज फॉर क्लोनिंग ऑल जीन्स ऑफ ऑल साइजेस या सम जीन्स ऑफ सम साइजेस, सम रिस्ट्रिक्टेड रेंज। ठीक है ना, तो एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज के अंदर पीसीआर हो सकता है, ऐसा नहीं कि कितना भी बड़ा जीन है तो आप पीसीआर ही करोगे। अब ये पीसीआर क्या है, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये डीएनए को कॉपी कराने का तरीका है
इसमें ओराई की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो पीसीआर इज अ काइंड ऑफ ओराई इंडिपेंडेंट, आप ऐसे बोल सकते हो, जीन क्लोनिंग। उसमें एडिशनल सेट्स ऑफ प्राइमर्स लगते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है, ओराई की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, इसका भी एंजाइम अलग होता है, पीसीआर एंजाइम्स। तो पीसीआर में भी क्या लगेगा, पीसीआर एंजाइम्स। लेकिन ये कंडीशन करना ऑलवेज जरूरी है या समटाइम्स, समटाइम्स, ठीक है ना। तो जीन को क्लोन करने का एक तरीका तो मैंने बताया कि क्लोनिंग वेक्टर में लगा दो और होस्ट के अंदर जाके वो नेचुरली क्लोन होगा। और दूसरा तरीका क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन कराने का दूसरा तरीका क्या है, पीसीआर, ठीक है ना। पीसीआर क्या क्लोनिंग वेक्टर लगता है या बिना क्लोनिंग वेक्टर के होता है, बिना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की गरज है क्या पीसीआर में, नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब इन सब के लिए आप एक आगे एक चीज लिख लो, उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। मतलब किसके आधार पे सेलेक्ट करोगे आप कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, किसके आधार पे सेलेक्ट करोगे आप कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो उस बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, आखिर किस आधार पे आप बताओगे कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांस, कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर्स आर यूज्ड इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। जनरली जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है वो कौन होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सो कॉमन सिलेक्टेबल मार्कर कौन होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये आगे पढ़े। और कुछ नोट लिखना है क्या, हाँ बिल्कुल। तो लार्ज स्केल कल्चर, इसमें बायोरिएक्टर है। अब बायोरिएक्टर क्या है, बायोरिएक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है, बायोरिएक्टर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सो ऑब्टेनिंग डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। इन सब में एक चीज और लिख लो कि जो जब हम लोग इसको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन ऑफ जीन फ्रॉम सोर्स सेल, तो आइसोलेशन जो है वो एक तरह का सेपरेशन है, क्या है, सेपरेशन। और इस स्टेप में क्या लगता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या लगता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो बहुत सारे न्यू टर्म आ गए, बहुत सारे एंजाइम्स अलग अलग स्टेप में आ गए, ठीक है। लेकिन अगर इन सबको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो प्रोसेस बहुत सिंपल है।